नई चाय बिन किसी साइड इफेक्ट के ये दिलाएगी आराम की राह। होम्योपैथी सेहत की नई परिभाषा, होम्योपैथी लोगों की सच्ची आशा। जड़ी बूटियों की शक्ति है इसमें, प्रकृति का ज्ञान छुपा है किस्म में। सटीक इलाज हो हर रोग का, बस इसके नियमों में जीवन जिए। होम्योपैथी है इसकी भाषा, होम्योपैथी रोगों की सच्ची आशा। जड़ी बूटियों की शक्ति है इसमें, प्रकृति का ज्ञान छुपा है किस्म में। सटीक इलाज हो हर रोग का, बस इसके नियमों में जीवन जिए। होम्योपैथी नेचुरल है इसकी भाषा, होम्योपैथी सच्चा इलाज है इसका दावा। डॉक्टर मनीष पाटीदार ने हमें बताया, इस राह में सच्चाई का साया। रोग मिटेंगे दर्द मिटेंगे, सहज उपाय है हर जगह फैलाया। होम्योपैथी है ये आवाज, होम्योपैथी अब मिले हर दिल को सुकून का राज। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त आपका साथी इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक जितेंद्र गुर्जर आपका अपने YouTube चैनल नवजीवन इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्लिनिक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं एक बार फिर आपके बीच में हाजिर हूं डॉक्टर मनीष पाटीदार जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर, जिसमें डॉक्टर मनीष पाटीदार जी ने एक डिजीज को पूरा डिटेल में समझाया है प्रोटोकॉल सहित। आशा करता हूं आपकी प्रैक्टिस में ये वीडियो बहुत काम आएगी। साथियों, मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 15 दिसंबर 2024 से डॉक्टर मनीष पाटीदार जी का सेकंड सेम स्टार्ट होने वाला है। जो भी हमारे नए चिकित्सक साथी डॉक्टर मनीष पाटीदार जी का सेकंड सेम ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 15 दिसंबर 2024 तक ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी जानकारी मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ पे क्लिक करके पूरी जानकारी ले सकते हैं, या आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, या डॉक्टर प्रकाश जैन जी को आप संपर्क कर सकते हैं। उनका नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथियों, अगर बात करें कि डॉक्टर मनीष पाटीदार जी द्वारा सेकंड सेम में क्या स्टडी कराई जाती है, तो बेसिक में डॉक्टर मनीष पाटीदार जी द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी का पूरा बेसिक जो नॉलेज होता है वो सिखाया जाता है, जिसमें आपका प्लांट स्टडी होगी, मेडिसिन स्टडी होगी। लेकिन सेकंड सेम में डॉक्टर मनीष पाटीदार जी द्वारा फिजियोलॉजी एनाटोमी को पढ़ाया जाता है। प्रतिदिन एक डिजीज पढ़ाई जाती है, उसकी पूरी फिजियोलॉजी एनाटोमी समझा के प्रोटोकॉल सहित प्रतिदिन एक नई डिजीज पढ़ाई जाती है। तो जो भी हमारे साथी डॉक्टर मनीष पाटीदार जी की फैमिली को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके सेकंड सेम को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो जो वीडियो पे आपके नंबर चल रहे हैं, इस नंबर पे मुझे संपर्क कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरी इसकी डिटेल दी हुई है। अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए आप 3 बजे से 5 बजे तक मुझे कॉल कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज की वीडियो। लेवल प्रैक्टिस में S10, C10, वर्वन-G का प्रयोग किया है हमेशा D5 या D6 में, है ना। आगे लेके जाओ कंडीशन के अकॉर्डिंग। अगर एक्यूट कंडीशन है पर्याप्त है, लेकिन क्रॉनिक हो जाएगा तो 10th से शुरू करो या मोर नेगेटिव से शुरू करो, पॉजिटिव की तरफ आओ। याद रखना दोस्तों, कई बार ऐसी कंडीशन होती है, मान लो ट्यूबरकुलोसिस हो गया, है ना। ट्यूबरकुलोसिस में जो लंग्स के लेवल पर यहां पर ये स्पेस में इस प्रकार के ट्यूबरकल्स बन जाते हैं, ठीक है। और ये इसलिए ये प्राइमरी एरिया में अपर लोब में बनते हैं क्योंकि यहां तक ब्लड फील रहता है, यहां एयर रहता है, टाइडल एयर, ठीक है, रेसिडुअल एयर रहती है। इस एयर के लेवल पर बैक्टीरिया के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसीलिए ट्यूबरकल यहां बनते हैं। और ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया होते हैं जब इस एरिया में बनते हैं, याद रखना दोस्तों, कभी नहीं बोलना P2 वर्वन-B नेगेटिव, ठीक है। P2 वर्वन-B नेगेटिव बहुत ब्रिलियंट काम करता है दोस्तों, बहुत ही शानदार रिजल्ट दिखाता है। जब इस प्रकार होता है तो आप याद रखिएगा, केवल एक मेडिसिन का परिवर्तन कर दीजिए, आपको स्पेशली अस्थमा के लेवल पर रिजल्ट मिल जाएगा। यहां पर आपको हमेशा याद रखना है P2 के जगह P4 कर दीजिए, है ना। आप अगर P2 के जगह P4 कर देंगे, आप अस्थमा की तरफ ले जाएंगे, है ना। ये कहां से सीखने को मिला हमको?
14 प्लांट्स की उपयोगिता प्लस हमारे जो रेमेडीज हैं जिनको समझा कि 9 प्लांट S1 में, S2 में, P4 में इतने प्लांट, जब हमने एक एक प्लांट्स के बिहेवियर तय करे तब हमको समझ में आया, है ना। याद रखना बहुत कभी कभी क्या होता है कि आपका गट फ्लोरा गड़बड़ हो गया, आपको पता होना चाहिए आपके इंटेस्टाइन के लेवल पर जो बैक्टीरिया होते हैं, है ना, नॉर्मल 1.5 मिलियन बैक्टीरिया होते हैं और ये बैक्टीरिया जो है बैलेंस को सेट करते हैं, ठीक है। और यही फर्मेंटेशन, जितना भी आप फाइबर डाइट खाते हैं उस फाइबर का फर्मेंटेशन करने का काम करता है, पूरी सफाई आंतों की करने का काम करता है। इसलिए आपको याद रखना है, अगर किसी व्यक्ति को इन गट माइक्रोबायोटा में कोई डिफरेंसेस आ जाता है, चेंजेस आ जाता है और वहां पर आपको नजर आ रहा है कि यार यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, इसको भूख ही नहीं लग रही, है ना, इंटेस्टाइन, कई बार इंटेस्टाइन में अफेक्शन होने के कारण होता है। इस कंडीशन में याद रखिएगा आपका प्रोटोकॉल होना चाहिए S10 Ver1 WE, है ना, D4, S10 Ver1 WE D4 या D5, ठीक है, याद रख लेना S10 Ver1 WE D4 या D5। ये प्रोटोकॉल निश्चित होना चाहिए आपका, और जब ये प्रोटोकॉल निश्चित हो जाता है ना तो रिजल्ट भी उसी के अकॉर्डिंग निश्चित हो जाता है ना। याद रख लेना दोस्तों, हेडेक होता है ना, हेडेक होता है। बहुत सारे लोग नहीं जानते Ver1 का कितना बड़ा इंपैक्ट होता है। हमारी पूरी फैमिली मेंबर जो सीनियर है सब लोग जानते हैं कि Ver1 का कितना बड़ा इंपैक्ट होता है ना। यानी आप हेडेक के लेवल पर जाओगे, कोई सा भी हेडेक हो जाए, S1 C1 Ver1 F1 A1 WE Y, है ना, केवल यहां चेंज कर दो S2 C2 S3 C3 S5 C5, है ना, केवल यहां पर प्रोटोकॉल चेंज कर दो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है। अगर कंडीशन होता है तो S2 C2, ब्रेन के लेवल से, प्रॉपर ब्रेन के टिश्यूज के लेवल से होता है तो S2 C2 और S3 C3 का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। यानी किसी को एपिलेप्टिक अटैक आ रहा है, बच्चों का एपिलेप्टिक अटैक आ रहा है, S3 C3 से बेटर कुछ नहीं है, ठीक है। जितनी भी एक्यूट कंडीशन होती है S5 C5 और जितनी क्रॉनिक कंडीशन होती है S3 C3 के लेवल पर नजर आती है। अगर ये नजर है तो S1 C1 Ver1 F1 A1 WY सबसे बेस्ट मेडिसिन है। नेगेटिव से पॉजिटिव आ जाओ, अर्थात 10th 5th 3rd के लेवल पर आ जाओ, आप कितना भी पुराना केसेस हेडेक का लेवल हो ना बिल्कुल सबसाइड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। काज देखकर S1 C1 S2 C2 S3 C3 S5 C5 बाकी सेम रहेगा, है ना। ये प्रोटोकॉल डिसाइड कीजिएगा, आपका पेशेंट जो है ना 100% ठीक हो जाता है दोस्तों, 100% रिजल्ट देखने को मिलता है ना। याद रखना दोस्तों, बोन्स का लेवल हो, स्किन का लेवल हो, चाहे वो सुपरफिशियल हो डीप हो, लेकिन जब डीप में होता है ना आपको याद रखना है, स्पेशली एक्जिमा की बात कर रहा हूं मैं, है ना, स्पेशली एक्जिमा। हम लोग केवल प्रोटोकॉल खेलते हैं, लेकिन जब हमको नजर आता है कि C3 के साथ Ver1 हमने और W8 कर दिया और नेगेटिव कर दिया, है ना, किसी भी प्रकार का एक्जिमा क्यों ना हो, स्किन क्यों ना हो, बोन्स की प्रॉब्लम क्यों ना हो, ठीक हो जाती है। और इसी का बेनिफिट हमने उठाया रूट में, जो हमने प्रोटोकॉल बनाया रूट में C3 को मेनली S6 के साथ ऐड किया, है ना। और अब मैं S3 C3 के कॉम्बिनेशन से नया रूट बनाया हूं, न्यू रूट बूस्टर पे काम कर रहा हूं, उसमें भी मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन C3 Ver1 WE बोन के लेवल पर, स्किन के लेवल पर, स्पेशल एक्जिमा के लेवल पर टॉप क्लास रिजल्ट आपको दिखाती है दोस्तों, इसलिए बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात, एक माँ अपने बच्चे को बहुत आसानी से पहचानती है। क्यों पहचानती है बताए? एक पिता देख रहा है कि इस बच्चे को जो 4 महीने का 6 महीने का माँ का दूध पी रहा है और उस दूध पीते पीते हमको नजर आ रहा है कि यहाँ पर उसको बहुत ज्यादा जो है ग्रीनिश कलर का डायरिया हो रहा है ना। अब ग्रीनिश कलर का डायरिया हो रहा है तो ग्रीनिश कलर का जो डायरिया डेवलप हो रहा है ये इस प्रकार का क्यों हो रहा है? ग्रीन कलर का डायरिया कब होता है? उसको बोलते हैं हंगर डायरिया। हंगर डायरिया मतलब पित्त का मेटाबॉलिज्म, बहुत ज्यादा पित्त बन रहा है लेकिन भूख मेंटेन नहीं हो रही इस बच्चे की, ठीक है। जब ग्रीन डायरिया होता है, एकदम पतले पतले ग्रीनिश कलर के दस्त होते हैं ना, प्रोटोकॉल बहुत इजी है दोस्तों, बहुत इजी प्रोटोकॉल है। यहाँ केवल S3 कर दीजिए, S10 कर दीजिए, Ver1 WE कर दीजिए, है ना। S10 S3 Ver1 WE कर दीजिए, आपको पूछने की जरूरत नहीं है ना। याद रखना, बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। कई बार ऐसा होता है पेशेंट को दस्त नहीं होता है, आप क्या करते हो? आपके पास कॉन्स्टिपेशन के प्रोटोकॉल बहुत सारे हैं, आपने S2 SLAS, है ना, C10 Ver2Y, ये मेन प्रोटोकॉल होता है दस्त का। इनमें से कोई मेडिसिन सिलेक्ट होती है, अकॉर्डिंग टू आप सारी मेडिसिन को ऐड करके भी दे सकते हो, अकॉर्डिंग टू सिलेक्टेड मेडिसिन का अकॉर्डिंग टू कंडीशन सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो ये दस्त कराती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपका एनस का कंट्रोल चला जाता है, एनस की मसल्स का पावर चला जाता है, दस्त बड़ा हो या छोटा हो, अंडरगारमेंट में दस्त हो जाता है, ठीक है। एनस में पावर ही नहीं है कि कंट्रोल कर सके, टॉयलेट तक जाता है जब तक आपके अंडरगारमेंट में हो जाता है। क्या करोगे आप? ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल पैदा करोगे जो यहाँ पर इस एनस के पावर को जनरेट कर दे? बहुत ईजी है दोस्तों, बहुत ईजी है। आप स्लास का मेन काम है रेक्टम पर, ये जो है ये आपका रेक्टम आया, ये एनस आया, ये जो रेक्टम है इस पर पूरा स्लास का काम है ना। तो स्लास Ver1 और RE D4 में चला दीजिए आप, है ना। स्लास Ver1 RE को D4 में चला दीजिएगा, एनस में इतनी ताकत आ जाएगी, इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी। RE स्टिमुलेटर होती है, स्ट्रेंथ पैदा करती है, ताकत पैदा करती है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, जनरल टॉनिक D5 में S5 C4 RE डाल कर देते हैं, बोन पेन बंद हो जाता है, मसल्स में स्ट्रेंथ आ जाती है, बोन में स्ट्रेंथ आ जाती है, उसके बाद RE को बदलकर G कर देते हैं, यानी S5 C4 G कर देते हैं, पेशेंट हील की तरफ चला जाता है ना। इसीलिए यहाँ पर ये बहुत ही शानदार रिजल्ट हम लोगों को देखने में आया। कई बार ऐसा होता है दोस्तों
कि डायबिटीज होती है, और डायबिटीज में दो तरह प्रकार के, इंसुलिन डिपेंडेंट, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, ठीक है। अब दोनों कंडीशन में कहीं ना कहीं लिंक ये होती है कि टॉलरेशन ही नहीं होता, यानी कई पेशेंट को रिलैक्स नहीं होता, कभी डायबिटिक न्यूरोपैथी हो रही है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। और आज की वर्तमान परिस्थिति में जब रिसर्चेस देखी जा रही है तो फॉरेन जो इंस्टीट्यूट है, जो हमारे इंडियन कल्चर्स के ऊपर जब वहां पर पूरा इसका जानकारी लेते हैं, तो वो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में जो डायबिटीज डेवलप होने का जो मेन रीजन नजर आया, वो एक प्रकार से दोस्तों कॉन्स्टिपेशन नजर आया। अर्थात यहां पर स्पेशली जब आप प्रोटोकॉल तय करोगे C8 VER1Y, ठीक है, ये बहुत ब्रिलियंट प्रोटोकॉल D5 या D6 में बन जाता है। जानते हो क्यों बनता है? क्योंकि S2C10F1 VER1Y, इन्हीं लीवर को, पित्त मेटाबॉलिज्म को जोड़ लिया, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को जोड़ लिया, इसलिए C8 S2C10F1 VER1Y टॉप क्लास प्रोटोकॉल बन जाता है, जो डायबिटीज के लेवल पर बहुत ही ब्रिलियंट और बहुत ही शानदार काम करता है। बस आपको रिजल्ट लेने वाला होना चाहिए। आप जब रिजल्ट लेते हो ना, टॉप क्लास रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। याद रखना दोस्तों, बहुत ही ब्रिलियंट रिजल्ट देखने को मिलता है। यदि किसी को बार बार रिकरेंट यूटीआई हो रहा है, ठीक है ना, रिकरेंट यूटीआई हो रहा है, अगर मैं 3 मेडिसिन सेलेक्ट करूंगा तो वहां पर बहुत सारी चीजें हमको नजर आएगी। आप S6, C5, VER1, VEN1, YEB, है ना, तो यहाँ पर VER1 का बहुत बड़ा इंपैक्ट नजर आएगा आपको। जितने भी एंटी स्पॉज्मेटिक पेन हो रहा है, बर्निंग पेन हो रहा है ना, उस पेन को रिड्यूस करता है ना। तो याद रखना S6, VER1, VEN1, C5, ये जो प्रोटोकॉल होता है यूरिनरी ट्रैक्ट के लेवल पर बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपको इन्फ्लामेशन दूर करना, YB8 कर दीजिए, बर्निंग भी जाएगा और वहां पर जो इन्फ्लामेशन हो रहा है, जो पस पड़ा हुआ है, वो भी साफ हो जाएगा दोस्तों। इसलिए बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट हमको नजर आता है ना। अभी जैसे मैंने आपको कहा कि अगर किसी को अर्थराइटिस होता है ना, तो S6 C4 VER1 का बहुत बड़ा रोल आपको नजर आएगा दोस्तों, अर्थराइटिस के लेवल पर S6 C4 VER1, ठीक है। ये जो प्रोटोकॉल होता है S6 C4 VER1 का, बहुत ही ब्रिलियंट और जेन्युइन रिजल्ट आपको टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलेगा। S6 C4 VER1, ठीक है, याद रख लेना। हर कमांड को यहां पर अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेट किया जाता है ना। अगर मान लो किसी को दांत नहीं निकल रहे, कई बच्चे आते हैं, एक दांत टूट गया साहब, उसके बाद दांत नहीं निकल रहा है ना, या फिर बच्चे के दांत आ रहे हैं, बहुत डिलेड आ रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम आ रही है, क्या करोगे आप? क्या करोगे, है ना। बहुत बड़ा सोच होता है कि डिफिकल्ट इन टीथ है, कैसे वहां पर उसको कवर किया जाए। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, बहुत ब्रिलियंट प्रोटोकॉल होता है। तो सबसे पहले फंक्शन गड़बड़ है ना, फंक्शन गड़बड़ है। दूसरा आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज नजर आएगी कि यहाँ पर बोन के लेवल पर गड़बड़ है। यहाँ पर आपको नजर आएगा कोई ना कोई ऐसे जर्म्स हैं जो इसको डेवलप नहीं होने दे रहे। और सबसे बड़ी चीज होगी स्पाज्म होता है वहां पर, है ना। ये स्पाज्म बहुत बुरा होता है, बच्ची को 10 लग जाते हैं, सर्दी बार बार होने लगती है, दांत निकलते हैं, जब कैसी कॉम्प्लिकेशंस होती है। S5 C4 VER1B D4 या D5 में बहुत जबरदस्त प्रोटोकॉल होता है, जो डिफिकल्टी इन टीथ के लेवल को क्योर करता है, बहुत इजी क्योर करता है दोस्तों। आपको सोचने समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप केवल प्रोटोकॉल्स को दिमाग से लगाइए कि भाई यहाँ पर ये चीज है तो इसका क्या लेना देना है ना। आप देखो बहुत तेजी के साथ ठीक हो जाएगा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि सीलिएक डिसीज डेवलप होती है ना। अब सीलिएक डिसीज डेवलप हो रही है तो सीलिएक डिसीज में क्या होता है, आंतों के लेवल पर सूजन आ जाती है और बहुत सारे बैक्टीरियल ग्रोथ वहां पर हो जाती है ना। अब आंतों पे सूजन आ रही है, ग्रोथ हो रही है, S10 C15 VER1, ठीक है, ये मेन प्रोटोकॉल होता है। आगे का प्रोटोकॉल आपको डिसाइड करना है। S10 C15 VER1, ये आंतों के लेवल पर, स्टमक के लेवल पर जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस आती है सारी, लेकिन इसको नेगेटिव जाना पड़ेगा, है ना, नेगेटिव जाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी अकॉर्डिंग टू कंडीशन वहां पर रेट करना पड़ेगा। ये सारी चीजें ऐसे ही नहीं मिलती है, प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए आपको। अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपके सारे प्रोटोकॉल निर्धारित हो जाएंगे, सारे के सारे प्रोटोकॉल, है ना। मैंने गाल स्टोन में आपको बताया था, है ना, S2C10F1, अगर S10 C10 S2F1, है ना, Y VER1, अगर ये मेडिसिन, तो VER1 Y8 करने से जितने स्पाज्म आते हैं ना, जितना दर्द होता है ना, सब साइड हो जाता है ना। तो मेरा मानना है C8 VER1 Y का प्रोटोकॉल होगा गाल ब्लैडर स्टोन का, ठीक है। D5 में चलाइए, लगातार चलाइए, डोज बढ़ाते जाइए। पहले आप 15-15 बूंद दिन में 6 बार दीजिए, दूसरी बार आप 20-20 बूंद 6 बार दीजिए, धीरे धीरे डोज बढ़ाते जाइए। अब देखिए गाल ब्लैडर स्टोन भी स्लॉप बन जाएगा, टूट जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, एंड देन वहां पर धीरे धीरे करके रिडक्शन होकर सबसाइड हो जाएगा। बहुत इजी होता है दोस्तों, बस हमें वहां पर उसके बारे में सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब प्रोटोकॉल निर्धारित होता है, ठीक है। अब तमाम फीमेल डिसीज की बात कर लो। अगर VER1 का ऐड करेंगे तो क्यों करेंगे? VER1 वहां ऐड तब करना जब स्पाज्मेटिक केस होता है। जितनी भी फीमेल डिसीज होती है जिसमें स्पाज्म आते हैं, जैसे डिस्मेनोरिया, है ना, बहुत स्पाज्म आ रहा है ना, वहां पर C1 VER1 का G का बहुत बड़ा रोल आपको नजर आएगा, ठीक है। वहां पर C1 VER1 G का बहुत बड़ा रोल नजर आता है। और यही कारण है दोस्तों, जितने भी केसेस आपको मिलेंगे स्पाज्मेटिक लेवल पर फीमेल डिसीज में, VER1 को जरूर सपोर्ट दीजिएगा, C1 G को जरूर सपोर्ट दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये मैंने जो अंडरस्टैंडिंग देना था, आपको समझ देना था कि VER1 कैसे काम कर रहा है, वो नेक्स्ट हम बात करते हैं वेनेरियो ग्रुप की। दोस्तों हमेशा याद रखना, हर एरी गेरी जगह पर VEN1 यूज नहीं करना। आपके पास ऐसा क्या है, चलो मॉडर्न साइंस के पास तो डेक्सामेथासोन है, हाइड्रोकॉर्टिजोन है ना, इमरजेंसी ड्रग्स है, आपके पास क्या है?
है ना। हर जगह जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज इन्वॉल्व नहीं होती है, हर जगह एक्वायर्ड कंडीशन इन्वॉल्व होती है, जेनेटिक नहीं होती, हेरिडिटी नहीं होती, वहां वेन वन की जरूरत नहीं है। जबरदस्ती ऐड मत करिएगा, है ना। अगर आप ऐड करेंगे ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। अगर आपको कोई भी सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीज नजर आती है ना, किडनी से संबंध समझ लीजिएगा आप, है ना। लीवर और किडनी दो ऐसी प्रोसेस है जिसका डायरेक्टली संबंध किसी भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के लेवल पर होगा, वेनेरियल डिसीज के लेवल पर होगा। इसलिए कभी भी कहीं पर भी कोई वेनेरियल डिसीज होती है, आपका प्रोटोकॉल बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग के रूप में होना चाहिए दोस्तों। अब ये अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि आपकी बॉडी से किसी भी चीज का फिल्ट्रेशन जो होगा वो किडनी के माध्यम से होगा, है ना। जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट बाहर निकलेगा वो किडनी के माध्यम से निकलेगा। इसलिए जितनी भी वेनेरियल डिसीज होती है वहां पर आपको याद रखना है S6C6 वेन 1 जी अल्टरनेट गैंग्रीनल फोर्ट। ये आपका 100% प्रूवन प्रोटोकॉल है, आपके सीनियरों ने प्रूवन किया हुआ है ना। S6C6 वेन 1 जी सबसे बेटर प्रोटोकॉल होता है अदर रेमेडीज की तुलना में। वेनेरियल डिसीज, कोई भी हेरिडिटी सेक्सुअल डिसीज होती है उससे सीधा इसका लिंक आपको देखने को मिलता है। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट आपको दिखाता है ना। याद रख लेना आप मेरी बात को, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्तों कि यहां पर अगर आपको राइट साइडेड किडनी स्टोन और लेफ्ट साइडेड किडनी स्टोन में आपको मेडिसिन सिलेक्ट करने को कहा जाए, क्या सिलेक्ट करोगे आप, है ना। याद रखना दोस्तों, यदि आपको राइट साइडेड किडनी तो आपको मालूम है कि यहां आर लगेगा, यहां वाई लगेगा, ये प्रोटोकॉल आपका निश्चित हो गया है ना। याद रख लेना, जब आप राइट साइड और लेफ्ट साइड किडनी स्टोन की बात करोगे आपको दो प्रोटोकॉल हमेशा याद रखना है। मैंने कहा था S2 लाइकोपोडियम क्लेवेटम के लेवल पर राइट साइड में काम करता है, करेक्ट है ना। S2 वेन 1 RE, लेफ्ट साइड किडनी स्टोन S5 वेन 1 Y। ये मेन प्रोटोकॉल आपके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस से बनकर निकलता है। आपका राइट साइड किडनी स्टोन में S2 वेन 1 RE, लेफ्ट साइड किडनी स्टोन में S5 वेन 1 Y का रोल नजर आता है ना। याद रखना दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको यहाँ पर टेबल प्रैक्टिस में निकल के आ रही है ना। याद रख लेना। अब यही चीज अगर आप एक्सटर्नल लगाते हो तो किडनी फेलियर में बहुत बढ़िया काम करती है। जितनी भी किडनी फेलियर के लेवल में आप ये प्रोटोकॉल यूज करते हैं बहुत ब्रिलियंटली काम करती है सर, बहुत ब्रिलियंटली काम करती है ना। लेकिन जब यूरिया और क्रेटिनिन कम करने की बात आती है तो याद रखना यहाँ पर C17 वेन 1 और G का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। अगर हम ऑर्गेनो बूस्टर C17 का प्रयोग करते हैं ना यूरिया क्रेटिनिन कम करने के लिए D7 D8 D9 में करते हैं। अगर अर्ली स्टेज होती है, एक्यूट स्टेज होती है तो D7, सब एक्यूट स्टेज होती है तो D8, और जब क्रॉनिक होती है तो D9, यानी क्रॉनिक D9 D8 D7 तक जाते हैं, एक्यूट होती है तो D7 D8 D9 तक जाते हैं, फिर D4 आकर मेडिसिन को बंद कर देता है, पेशेंट क्यूर होना शुरू हो जाता है दोस्तों, ठीक है। याद रखना, ट्यूमर हो, वॉट्स हो, बॉडी में कहीं भी ट्यूमर हो रहा है, कहीं भी वॉट्स हो रहा है, याद रख लेना दोस्तों C3 या C5 वेन 1 G नेगेटिव, ठीक है। आपकी बॉडी में कहीं भी ट्यूमर हो गया, कहीं भी वॉट्स हो गया, आपको सोचने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ऑलमोस्ट आपने यहां पर कवर कर लिया, ठीक है। ये हर प्रकार के ट्यूमर और वर्ड्स को कवर करता है। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा मिनरलाइजेशन कैपेसिटी का प्रॉब्लम देखा तो इसका सपोर्ट आप कर दीजिएगा C4 वेन 1 1000 से, है ना। केवल एक डोज वीकली दीजिएगा और साथ में C3 या C5 वेन 1 G दे दीजिएगा। आप देखिए कितना शानदार रिजल्ट मिलता है। बहुत ब्रिलियंट टेबल प्रैक्टिस में रिजल्ट आपको देखने को मिलता है, बहुत बढ़िया रिजल्ट हमको मिल रहा है। कभी कोई नेल में प्रॉब्लम आ रही है, कभी कोई हेयर में प्रॉब्लम आ रही है, याद रखिएगा दोस्तों S5 C4 A3 L1 वेन 1, यहां पर बहुत ब्रिलियंट प्रोटोकॉल होगा G के साथ, ठीक है। याद रखना G, इसको आप 3rd डायल्यूशन, 5th डायल्यूशन एंड 10th डायल्यूशन यहां पर आप चला दीजिए, है ना। साथ में C3 RE चला दीजिए। किसी भी प्रकार में नेल में प्रॉब्लम हो, S5 C4 A3 L1 वेन 1 G 3rd 5th या 10th में चला दो। नेल जो सड़े होते हैं, एकदम फंगल हो जाता है, काले पड़ जाते हैं, ब्लूइश ग्रीनिश कलर के हो जाते हैं, उस कंडीशन में, साथ ही जिनको बाल झड़ रहे हैं, एलोपेशिया की प्रॉब्लम है, S5 C4 A3 L1 वेन 1 G 3rd 5th या 10th डायल्यूशन, या तो इधर से इधर या इधर से इधर, साथ में C3 RE कर दो आप, ठीक है। C3 RE को साथ में चला दो और सिंथेसिस 2nd डायल्यूशन में C3 के 5 ड्रॉप डालकर D3 से आप चला दो उसको लगातार, आप देखो कितना शानदार रिजल्ट मिलता है। या तो सिंथेसिस 2nd डायल्यूशन में C3 या RE की 5 ड्रॉप डाल दो और लगातार चला दो, देखो कितना शानदार रिजल्ट मिलता है। जिनके एलोपेशिया के लेवल पर बाल जा रहे हैं ना, वो बाल भी वापस आना शुरू हो जाते हैं, है ना। याद रखना दोस्तों, जब पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज होती है वहां पर, यानी जितने भी गुप्त रोगों से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, मैं सब बता रहा हूं आपको। अगर PID की प्रॉब्लम आती है, आप याद रखना ऑर्गेनो बूस्टर C1 और गैंग्रीनल 4, है ना। S5 C5 G का बहुत बड़ा रोल है, L2 C2 G का कोल्ड कंप्रेस या हॉट कंप्रेस बहुत बड़ा रोल है। इसलिए आपको याद रखना है, जब भी कभी यहां पर ऑर्गेनो बूस्टर का लेवल मेंटेन करोगे ना, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज पर बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट मिलता है। आप सोच भी नहीं सकते पेल्विक इन्फ्लामेटरी, एक मॉडर्न साइंस की लेडी डॉक्टर कहती है कि 6 महीने लगेंगे आपको, है ना। लेकिन आप किसी भी टॉर्च टेस्ट पॉजिटिव को, रूबेला, मीजल्स, है ना, जितने वायरस आपके पेट में बनते हैं जिसके कारण जो बच्चा है उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती, है ना,
बच्चे का प्रॉपरली ग्रोथ न होकर एबॉर्शन हो जाता है। ज्यादातर केसेस में आपने देखा होगा थ्रेटेंड एबॉर्शन, हैबिचुअल एबॉर्शन, ये जो केसेस होते हैं ना, इसका रिजल्ट आपको बहुत ही मार्वलस रिजल्ट वहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखना। कई बार आपके पास ऐसे केस आते हैं कि आपकी जॉइंट्स में स्वेलिंग हो गई, क्या करते हो आप, है ना, आप सोचते हो कि यार जॉइंट की स्वेलिंग में मैं क्या करूं यार, कौन सा प्रोटोकॉल तय करूं। मैं आपको क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा हूं दोस्तों, जनरल टॉनिक S5 है ना, D5 में या D6 में S5C4RE डालकर जब आप उसके साथ S6 C6 वेन 1 B को D6 में देते हो तो ज्वाइंट्स के ऊपर की जो स्वेलिंग होती है इमीडिएट 24 आवर्स के अंदर कम होना शुरू होती है, 7 to 10 डेज पर डिसअपियर हो जाती है। और लगातार इसको आपने 2 से 3 महीने चला दिया। पहले आपने 10 ड्रॉप्स देना है 4 to 6 टाइम, जैसे स्वेलिंग उतरी 3 टाइम आ जाइए, है ना, 3 टाइम आपको कंटिन्यू 15 दिन देना है। उसके बाद में 15-15 बूंद करिए, उसके बाद 20-20 बूंद करिए। जैसे जैसे डोज बढ़ाते जाओगे पेशेंट क्यूरिंग की तरफ आता चला जाएगा। बहुत ही तेजी के साथ में वहां पर प्रॉब्लम सॉल्व होती है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही ब्रिलियंटली सॉल्व होती है, इसलिए इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया आपको देखने को मिलता है ना। बॉडी में कहीं भी सिस्ट हो जाए, आप देखते हो बॉडी में यहां पर हुआ रिस्ट पे गैंग्लियनिक सिस्ट, टेस्टिकल के ऊपर सफेद सफेद दाना लेके सीबीसी सिस्ट, ठीक है, आपकी पूरी बॉडी में ओवेरियन सिस्ट, ठीक है, बर्थोलिन सिस्ट, है ना, चॉकलेट सिस्ट, हेमोरेजिक सिस्ट, फलानी फलानी सिस्ट, जमाने भर की सिस्ट होती है। याद रखिएगा सारी सिस्ट का एक इलाज है ऑर्गेनो बूस्टर C2, यानी C2 वेन1G नेगेटिव। याद रखना जितनी भी सिस्ट है पॉजिटिव कंडीशन है, टोटल मेडिसिन नेगेटिव जाएगी, है ना। तो याद रखना C2 वेन1G टॉप क्लास रेमेडी के रूप में आपके सामने हाजिर है दोस्तों, बस आपको उपयोग करते आना चाहिए। अगर आपने उपयोग कर लिया ना तो उसके रिजल्ट बहुत ब्रिलियंट मिलता है। ठीक है, आप सोरियोसिस होता है, जानते हो सोरियोसिस क्या है? सोरियोसिस एक ऑटोइम्यून डिसीज है, यानी आपकी बॉडी आपके अगेंस्ट काम कर रही है। यदि आपकी बॉडी आपके अगेंस्ट काम कर रही है और आपको पता है सोरियोसिस डेवलप हो रही है तो क्या सुपरफिशियल हो रहा है, तो सुपरफिशियल निकल रहा है, लेकिन डिसीज कहाँ मौजूद है? डर्मिस के लेवल पर, और डर्मिस के लेवल पर मौजूद है। तो याद रखना दोस्तों, बगैर C3, बगैर वेन1, बगैर G के आप ठीक नहीं कर सकते हो। मोर नेगेटिव टू पॉजिटिव ये आपको देना ही पड़ेगा, यानी आपको क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल सिस्टम से जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसको पूर्ण रूप से क्यूर करने के लिए मोर नेगेटिव टू पॉजिटिव यानी C3 वेन1G आपके प्रोटोकॉल में शामिल होना चाहिए, है ना। याद रखना दोस्तों, तभी जाकर आप वहां पर क्यूर कर पाओगे। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज, यदि आप में किसी भी लेडीज को फेशियल हेयर आते हैं, है ना, हिरसुटिज्म जिसको बोलता है ना, बहुत सारी कॉमन समस्या है। ऐसी कंडीशन में मैंने एक प्रोटोकॉल बताया था आपको, S2 C1 L1 वेन1 B, मैंने बताया था RE। जब आपको हार्मोन को स्टिमुलेट करना है RE का उपयोग कीजिएगा, जब आपको हेयर को रिमूव करना है S2 C1 L1 वेन1 B का प्रयोग कीजिएगा, S2 C1 L1 वेन1 A3, S2 C1 L1 वेन1 A3B का प्रयोग कीजिएगा। ये वो टॉनिक है दोस्तों जिनको D5 या सेकंड डायल्यूशन में देने पर, फ्रीक्वेंटली देने पर, जितनी भी लेडीज है जिनके चेहरे पे फेशियल हेयर आते हैं कुछ ही समय के बाद हार्मोन बैलेंस होने के कारण जो प्रैक्टिकली आपकी किडनी के एड्रिनल इनसफिशिएंसी से जुड़ा हुआ आता है दोस्तों, वहां पर उस लेवल को मेंटेन करके बहुत तेजी के साथ में हेयर को रिमूव कर देता है दोस्तों। ये बहुत बढ़िया रिजल्ट हम लोगों ने इस प्रैक्टिकल में देखे हैं, है ना। हेमेचूरिया होता है, मैंने बहुत सारे प्रोटोकॉल्स आपको हेमेचूरिया के पहले भी बताए, लेकिन जो प्रोटोकॉल जो सबसे बेस्ट प्रोटोकॉल होता है दुनिया का, कोई सा भी हेमेचूरिया हो जाए, है ना, याद रखना है दोस्तों, S6 C17 L1 वेन1 B D6, है ना, S6 C17 L1 वेन1 B D6। हेमेचूरिया जब भी वहां पर कोई भी इरप्शंस होता है किडनी के लेवल पर, कैपिलरीज के लेवल पर, जब एपिथेलियल सेल्स का रफनेस होता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से या किसी भी प्रकार के हीट के डेवलपमेंट हो जाने के कारण, जैसे आजकल गर्मी शुरू हो गई है और गर्मी में क्या होता है, धूप में जो लोग काम कर लेते हैं उनको डिहाइड्रेशन हो जाता है, और जब डिहाइड्रेशन होता है तो वहां पर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट यूरिन जाती है, और वो जब रगड़ करके जाती है तो बहुत ज्यादा बर्निंग मैच्यूरेशन होता है, और उसमें छोटी छोटी कैपिलरीज जो होती है बस्ट होती है, और उस कैपिलरीज के बस्ट होने के कारण ब्लड भी जाता है। S6 C17 L1 वेन1 B D6 टॉप क्लास रेमेडी होती है, किसी भी प्रकार का वहां पर इन्फ्लामेशन हो जाए उसको भी ठीक करती है, जितनी भी ब्लीडिंग होती है टेंडेंसीज के रूप में उसको भी ठीक करती है। बहुत अच्छे रिजल्ट हमने देखे हैं दोस्तों, ये प्रैक्टिकल अप्रोच है, ये हमारी थ्योरी से निकल कर आता है। ठीक है, याद रखना, डॉर्फिज्म हो जाता है, आप देखो बहुत से बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है ना, हाइट नहीं बढ़ रही है, क्या करोगे आप? बहुत इजी ट्रीटमेंट है दोस्तों, बहुत सारे लोगों को हमने सिखाया हमारे ग्रुप में, और काफी लोगों ने काफी अप्रिशिएट भी किया है, काफी बच्चों का वहां पर डॉर्फिज्म के केसेस में जो मेलेडीज हैं उनको क्रिएट किया है दोस्तों, हिस्ट्री क्रिएट की है, जिनके दोनों माँ बाप की हाइट रिड्यूस होती है, उनके बच्चों की हाइट कभी भी आगे नहीं आती। और यहाँ पर इन मेडिसिन का उपयोग करने से स्पेशली C4 वेन1 S2, ठीक है, S1, है ना, S5 S2 S5 RE, ठीक है, ये 4 मेडिसिन C4 वेन1 S1 ये D1 में बनाना है, S2 S5 D2 में बनाना है, उसके बाद आगे आगे इसको बढ़ाते जाना है, ये फिर D2 में बनेगा, ये D3 में बनेगा। और ये है ऑयल,
100 ml ऑयल में S2S5 RE की 10 ड्रॉप डालना है ना, और उस ऑयल को डेली पूरे ब्रेन में मसाज करना है, हेड पे मसाज करना है, लेकिन मेनली जो पिट्यूटरी एरिया होता है, ये कान के ठीक ऊपर वाला, इस पिट्यूटरी एरिया में स्पेशल लगाना है। पिट्यूटरी एरिया में आप जब लगाओगे, ये ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट करेगा, और ग्रोथ हार्मोन आपके थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को स्टिमुलेट करेगा। ये दोनों हार्मोन साइमल्टेनियसली आपकी ग्रोथ कराएंगे, और थायराइड के पीछे पैराथायराइड ग्लैंड होती है, उस पैराथायराइड ग्लैंड में C4 पैराथार्मोन जो कैल्शियम के मिनरलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वहां पर जाकर दोस्तों C4 S1 के माध्यम से, S2 के माध्यम से, S5 के माध्यम से, अर्थात लीवर के माध्यम से आप बहुत तेजी के साथ में जितना भी न्यूट्रिशनल कैपेसिटी होती है, एनाबॉलिक कैटाबॉलिक प्रोसेस, उसको बैलेंस करके बहुत तेजी से आप वहां पर रिपेयर और हेल्थ स्टेट मेंटेन करेंगे, मिनरलाइजेशन कैपेसिटी मेंटेन करेंगे, और जितनी जल्दी आप मेंटेन करेंगे उतनी तेजी से बॉडी बन जाएगी, और बॉडी बन जाएगी तो ऐसा नहीं है, मेमोरी के साथ आपकी हाइट भी बढ़ेगी। ठीक है, याद रखना, कई बार ऐसा होता है हाइट बढ़ जाती है लेकिन मेमोरी नहीं रहती, कई बार ऐसा होता है हाइट नहीं बढ़ती लेकिन मेमोरी बहुत शार्प होती है ना, कई बार दोनों नहीं होता है, ना हाइट बढ़ रही ना मेमोरी बढ़ रही है ना। ये वो कंडीशन है, अगर कोई बच्चा भी माँ बाप लेकर आता है कि साहब देखो ये बच्चा इतना बड़ा हो गया लेकिन इसको कुछ याद नहीं रहता, इसका कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो रहा है, ये सारे के सारे प्रोटोकॉल सेकंड डाइल्यूशन में दीजिएगा। ये ऑयल आपको D3 से बनाना है, इस सारे के सारे सेकंड डाइल्यूशन में आप प्रोटोकॉल दीजिएगा। मेमोरी का बहुत ब्रिलियंट डेवलपमेंट होता है। बस यहां पर दोस्तों S1230 जरूर दीजिएगा। S1230 आंखों की काम करने वाली जो यूफ्रेशिया होती है दोस्तों, ये बॉडी में ब्रेन के जो कंसंट्रेशन पावर होता है, उस बच्चों के कंसंट्रेशन पावर को बहुत स्ट्रांग बना देता है। इसका स्पेशल इफेक्ट हम लोगों ने यहां पर देखा है दोस्तों। ठीक है, याद रख लेना। कई केसेस आते हैं, अभी बहुत चल रहे हैं ब्रोंकाइटिस का केस। ठीक है, बहुत सारे केसेस आपको मिलेंगे। ब्रोंकाइटिस में कई बार हम लोग थक जाते हैं, है ना, तो हम लोग प्रोटोकॉल क्या तय करते हैं? S10, P3 या P2, C13, C5, VER1, YB, है ना, यही तय करते हैं ना। लेकिन मेरा मानना है दोस्तों, यहां पर VEN1, P2, B को अगर ऐड कर लिया जाए, S10, P2, VEN1, B, C13, A3, है ना, अगर इसको ऐड कर लिया जाए तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में जब इसको 200 डाइल्यूशन में दिया जाता है ना, इमीडिएटली ब्रोंकाइटिस सबसाइड होना शुरू हो जाता है ना। और ब्रोंकाइटिस क्यों सबसाइड होता है? जो आपका COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज होता है, यानी ऑक्सीजन तो बहुत आसानी से आ रही, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकल पा रही, यानी याद रखना आपका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस डेवलप हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर है, कार्बन डाइऑक्साइड से ही एसिड प्रोड्यूस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बहुत आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व होता देखा गया है ना, याद रखना। कई बार मैं तो फेमस हूँ दोस्तों, मेरे यहाँ की जितनी भी लेडी डॉक्टर है वो इस चीज को बहुत अच्छे से जानती है। वो कहती है यार तेरे पास से वो 30 रुपए की डब्बी लेकर आते हैं, हम तो इनको बोलते हैं कि सीजर कराना है, और आप क्या ऐसी डब्बी में देते हो कि 15 से 20 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। मैंने अपने सारे भाइयों को सिखा रखा है, C1 VEN1 RE, और जब रिलैक्सेशन हो जाए C1 VEN1 Y, यानी जब बच्चेदानी का मुंह नहीं खुले C1 VEN1 RE, जब बच्चेदानी का मुंह खुल जाए और ज्यादा तेजी से खुलना है C1 VEN1 Y। ये याद रखना, अपने दिमाग में फिट कर लेना। मैंने हजारों बच्चियों का जिंदगी बचाया है, न चीरा लगने दिया। इपिजियोटमी लगता है, वेजाना से पेरिनियम के बीच में एक थोड़ा सा चीर देते हैं, यानी इंसिजन दे देते हैं, और उसके कारण दरवाजा चौड़ा हो जाता है वेजाना का, और बच्चे को निकाल लिया जाता है। लेकिन उस महिला की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उस इंसिजन वाले पार्ट को फिर टाके लगाकर जोड़ा रहता है, वो बाद में कई समय तक उसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपको उस बच्ची को बचाना है, तो याद रखना, जब बच्चेदानी का मुंह नहीं खुले वहां पर C1 VEN1 RE का प्रयोग कीजिए। जहां पर बच्चेदानी का मुंह खुल जाए, क्योंकि ये क्या करेगा, ब्रैक्सटन हिक्स जो कंडीशन होती है, अर्थात जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, आपके ऑक्सीटोसिन को रिलीज करा के जो आपका पर्टिकुलरली वहां पर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है उसको बढ़ा देता है। और जब बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है, आपको कुछ नहीं करना है, बच्चेदानी को रिलैक्स करना है ना, तो C1 VEN1 Y वहां दे दीजिए, इजी डिलीवरी हो जाएगा, बच्चेदानी का मुंह चौड़ा होकर बहुत शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत ही ब्रिलियंट रिजल्ट वहां पर आपको दोस्तों देखने को मिलता है ना। कई बार जब आपके पास हेरिडिटरी अस्थमा के पेशेंट मिलता है, बहुत सारे मिलेंगे, आप जब देखोगे 2 पीढ़ी में, अगर पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा तो आपकी पीढ़ी में भी होगा अस्थमा, है ना। याद रखना, P4 VEN1 B, है ना, C5 C13 C2, 3 में से एक प्रोटोकॉल ऐड करना है आपको अकॉर्डिंग टू कंडीशन। हेरिडिटरी अस्थमेटिक प्रॉब्लम को ठीक होते देखा गया है, और इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में बहुत ही जल्दी ठीक होते हुए देखा गया है। दूसरे साइंस में इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं है। आपको कहेंगे लाओ साहब ये आपका जो है आस्टेलिन इनहेलर है, आपको अगर सांस चलती हो आप तुरंत इसको आप लगा लिया करें, है ना। ये आपका नेबुलाइजर है, आपको नेबुलाइज करना है। हमेशा यही करते रहते हैं, लेकिन कभी भी रिजल्ट नहीं आता, कभी रिजल्ट नहीं आता दोस्तों। लेकिन याद रखिएगा, हमारे इन प्रोटोकॉल से इमीडिएट रिजल्ट आता है, और जितने भी पुराने केसेस हैं बहुत ही ब्रिलियंटली वहां पर प्रोटोकॉल का रिजल्ट देखने को मिलता है। बहुत शानदार रिजल्ट हमने टेबल प्रैक्टिस के रूप में देखा है जब एनल वर्ड्स होता है ना। अब एनल वर्ड, अभी मैंने आपको स्लास का प्रोटोकॉल बताया, मैंने कल भी आपको प्रोटोकॉल बताया था, है ना। याद रखना, A2 C5 VEN1 G, A2 C5 VEN1 G नेगेटिव में एनल वर्ड्स को साफ कर देता है। इसी को D4 में बनाकर आप एक बहुत सा बड़ा वाटर टब लीजिए, उसमें पूरा गर्म पानी डाल दीजिए, फिटकरी को 1 या 2 बार घुमाएं, यही A2 C5 VEN1 G को आप D4 से बनाकर 20 ड्रॉप डाल दें, पेशेंट को कहिए बैठ जाइए,
ठीक है। जिन लोगों को एनल बर्ड्स होता है उसमें A2C5 वेन1G का बहुत जबरदस्त रिजल्ट होता है दोस्तों। ये हर प्रकार के एनल बर्ड्स को सुखा के साफ कर देता है, इंटरनल में नेगेटिव से पॉजिटिव, एक्सटर्नल में पॉजिटिव। ठीक है, याद रख लेना, कभी मत भूलना, आपको बहुत ही ब्रिलियंटली रिजल्ट नजर आता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था हाइपरटेंशन के लेवल पर हमेशा बोलता रहा हूं S7 यानी S1A1Y, है ना। लेकिन याद रखना, जिनको मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन होता है, यानी आप बोल रहे हो कि साहब मैं कितने समय से S7Y दे रहा हूँ, मोर नेगेटिव भी दे रहा हूँ, सब मैंने कर लिया, RE200 भी देख लिया, I1 भी देख लिया, कवर नहीं हो रहा। आप जान लीजिए कि इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रुकावट है। हो सकता है हेरिडिटी सेक्सुअल डिसीज हो, ये हेरिडिटी कोई डिसीज लेकर आया जो रुकावट डाल रहा है। वेन1 आप ऐड कर दीजिएगा, है ना, यानी वेन1 S1A1Y नेगेटिव में दे दीजिएगा। हाइपरटेंशन बहुत ब्रिलियंटली कवर होता है। हाइपरटेंशन जो फ्लक्चुएशन होता है ना, वो फ्लक्चुएशन का रिजल्ट बहुत अच्छा कवर होता है। बस आपको उसको कवर करने की जरूरत है दोस्तों, है ना। जिस दिन आपने कवर करना सीख लिया कि भाई नॉर्मल से ये थोड़ा सा एबनॉर्मल कंडीशन है, हमें कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा, वहां वेन1 का हथियार चलाइए। आप हर जगह मत यूज कीजिए। जहां पर आपको लगता है कि मेरा ऑब्स्टेकल है, मेरी रुकावट है, देन यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, बहुत शानदार रिजल्ट मिलता है ना। अब बहुत बार ऐसा होता है वेनेरियो ग्रुप का प्रयोग आप नहीं करते एक्ने के लेवल पर, है ना। मैं आपको बता रहा हूं, एक्ने एक ऐसी कंडीशन है जो केवल सीबेसियस ग्लैंड के एक्सेसिव डिस्चार्ज के कारण हो रहा है। तो ये तो आपको पता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बनते हैं, उस दौरान बहुत सारा सीबम निकलता है, और जब सीबम निकलता है तो सीबम चिकनाई युक्त होता है, तो आपके जो पोर्स होते हैं उस पोर को पैक कर देता है ना। अब यहाँ पर मेनली अगर महिला है तो वहां पर आपको S3C1A3 का रोल नजर आता है, अगर जेंट्स है S5C5, है ना, A1 का रोल नजर आता है आपको। लेकिन आपने कभी नहीं सोचा कि मैं इसमें वेन1 L1B ऐड कर दूं, है ना। आप हमेशा वेन1 L1B को यूज कीजिएगा, ठीक है, नेगेटिव में यूज कीजिएगा। वेन1 L1B आप अलग से प्रोटोकॉल बना दो। जो प्रोटोकॉल आप मेल फीमेल के ऑलमोस्ट दे रहे हो, देते रहिए, कोई टेंशन नहीं है आपको, है ना। आप वहां नेगेटिव में ही दे रहे हो, तो वहां पर आप वेन1 L1B को सपोर्ट कर दीजिए, नेगेटिव में अलग से दे दीजिए। आप देखिएगा पिंपल्स कितनी जल्दी रिजल्ट होता है ना। इतना सॉलिड रिजल्ट मिलता है कि आप प्रैक्टिकल अप्रोच पैदा करते करते थक जाएंगे। वो रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा जितना शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा होता है ना। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जो बहुत ही टॉप क्लास रिजल्ट दिखाते हैं, ठीक है। अब कई केसेस में बहुत अच्छी अच्छी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। आपके पास बहुत सारे व्यक्ति आएंगे जो कहते हैं साहब मुझे ये एलर्जी है, वो एलर्जी है, मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है डस्ट एलर्जी, ठीक है। बहुत सारे केस मिलेंगे, बहुत सारे केस जो ये कहेंगे कि मुझे डस्ट एलर्जी है। आप डिगना मत दोस्तों, है ना, आप हटना मत वहां पर। आप केवल याद रखना L2 को वेन1 के साथ सपोर्ट देकर S10 ऐड कर देना, ठीक है। याद रख लेना, L2 को देकर वेन1 का सपोर्ट देकर S10 ऐड कर लेना, यानी S10 एंटी इंफेक्शियस रेमेडी है। L2 आपकी बॉडी के मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर करने वाली रेमेडी है, और वेन1 क्या है, जेनेटिक, यानी डीएनए आरएनए के लेवल पर कोई चेंजेस होता है ना, जेनेटिक एबनॉर्मली एलर्जिक मैनिफेस्टेशन यानी IgE, जब आपको IgE बढ़ा हुआ नजर आता है ना स्किन डिजीज के लेवल पर, ये प्रोटोकॉल मत भूलना। L2 वेन1 S10, इसको हम इम्यूनिटी ड्रॉप कहते हैं। इम्यून सिस्टम का सबसे मॉडर्न सपोर्टिव है ये, याद रखना। पूरे इम्यून सिस्टम को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देता है, और इस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के कारण सारे के सारे सिस्टम प्यूरिफाई कर जाते हैं। याद रखना, पूरे के पूरे सिस्टम प्यूरिफाई कर जाते हैं, इसलिए इसका बहुत बड़ा रोल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। याद रख लेना दोस्तों, है ना। जब आप ल्यूकोरिया की बात करते हैं, कॉमन है ना, कॉमन सिस्टम है। वेन1 के बगैर ट्रीटमेंट ल्यूकोरिया में तो बिल्कुल नहीं करिएगा, 100% वेन1 का यूज कीजिएगा। वेनेरियो1 का बहुत बड़ा रिजल्ट आपको नजर आएगा दोस्तों, है ना। याद रखना, यहां पर बहुत बड़ा रिजल्ट आपको नजर आएगा C1 L1 G वेन1 S2 A3। ये जो मेडिसिन है, ये टॉप मोस्ट प्रोटोकॉल है जो आपको सिलेक्ट करना है ना। ये प्रोटोकॉल आपके हर प्रकार के ल्यूकोरिया को नेगेटिव में देने पर गायब कर देंगे, आप नेगेटिव से पॉजिटिव आ जाओ, ठीक है। याद रख लेना, कैसा भी ल्यूकोरिया हो, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है ना। बिल्कुल A3 S2 वेन1 C1 L1 G बहुत जबरदस्त काम करता है ल्यूकोरिया के लेवल पर। मैंने कई केसेस में इस प्रोटोकॉल को प्रूवन किया है अपने लेवल पर, है ना। मैंने खुद के लेवल पर प्रूव किया है, दूसरों के तो मैं बात नहीं करता। दूसरे हमारे सीनियर हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा इस प्रोटोकॉल को यूज किया है दोस्तों, और शानदार रिजल्ट मिलता है ना। मैंने आपको कहा कि यहां पर जब भी मेंसेस की बात आती है S1C1 A1 F1B, ये प्रोटोकॉल आप देते हो, RE ये प्रोटोकॉल देते हो, है ना। कई बार ऐसा होता है कि जेनेटल वीकनेस शुरू से होती है ना। और जब वहां पर कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चियों को जब फर्स्ट मीनार्च होता है ना, पहला मेंसेस आता है, उसी समय से हैवी ब्लीडिंग होती है। अर्ली स्टेज जल्दी ब्लीडिंग हो रही है और लंबे समय तक हो रही है। याद रखना, यहां RE नहीं देना है, यहां केवल वेन1 ऐड कर लेना, यानी S1C1 वेन1 A1 F1B को वहां पर दोस्तों सेकंड डायल्यूशन या थर्ड डायल्यूशन में चला दीजिए। जब थर्ड डायल्यूशन में चलाएंगे, मैसेज आपका रेगुलर होना शुरू होगा, मैसेज जो हैवी ब्लीडिंग हो रहा था कम होना शुरू होगा। फिर सेकंड में कर दीजिए, सेकंड में करने पर बैलेंस होगा। 2-3 महीने आपको सेकंड में चलाना है, उसके बाद सीधा फर्स्ट में करके D4 देकर मेडिसिन बंद करना है। आप देखेंगे कि उस बच्ची को जो
हैवी मेंस्ट्रुएशन आ रहा था, 4 से 6 महीने बाद, सालों बाद भी वो बच्ची मिलेगी आपको तो वो यही कहेगी कि मेरा मेंसेस बिल्कुल रेगुलर है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि जो जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज लेकर आ रही थी वो वहीं का वहीं आपने सबसाइड कर दिया, ठीक है, उसको वहां पर बिल्कुल वहां से आपने हटा दिया, है ना। और यही कारण है रिजल्ट आपको पॉजिटिव आया, बहुत ही टॉप क्लास रिजल्ट प्रैक्टिकली आपको देखने को मिलता है, ठीक है। यही कारण है दोस्तों, डिसमेनोरिया की जब कंडीशन आती है ना, है ना, याद रखना, जब भी डिसमेनोरिया की कंडीशन आती है मेरा प्रोटोकॉल C1 Ven1 RE सबसे पहले सिलेक्ट होता है। अर्थात यहां पर S2 A3 C1 Ven1 RE ये मेरा सबसे पहला प्रोटोकॉल होता है D4 या D5 में, ठीक है। D4 या D5 में, जब बहुत ज्यादा होता है मैं D5 में देता हूं, न्यूट्रल हो जाता है उसके बाद D4 में कर देता हूं, है ना। 2 से 3 महीने चला दीजिए, डिसमेनोरिया दोबारा नहीं होगा दोस्तों, दोबारा कभी भी उसको पेन, जो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होता है, थके थके जाते हैं, कई बार इरेगुलरिटीज होती है, कई बार इतना पेन होता है कि वो बिस्तर से उठ नहीं पाती है, आप देखिएगा इमीडिएट रिस्पॉन्स आएगा और बच्ची बिल्कुल नॉर्मल वे में काम करना शुरू कर देगी दोस्तों, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि मेमोरी बहुत शार्ट हो जाती है ना, और मेमोरी एक्टिव मेमोरी नहीं होती, याद रखना। जैसे गजनी कितने लोगों ने देखी है ना, गजनी में आपने क्या देखा था, उसको याद आता है तो सब याद आता है, लेकिन कुछ दिन बाद बिल्कुल गायब हो जाता है ना। जब आपके पास कोई पेरेंट्स आते हैं और वो पेरेंट्स कहते हैं कि देखिए साहब मेरे बच्चों को यहाँ पर मेमोरी नहीं है, एक्टिव मेमोरी बिल्कुल नहीं है, इसको याद ही नहीं रहता, कल क्या मैंने कल पढ़ाया था आज भूल गया, है ना। याद रखना दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही ब्रिलियंट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, बहुत शानदार रिजल्ट आपको टेबल प्रैक्टिस में मिलता है। ये स्पेशली एक्टिव मेमोरी के लेवल पर होता है, और एक्टिव मेमोरी में आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों S1230, ये आपकी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है। यूपरेशिया ऑफिसिनेलिस एक प्लांट है जिसका हमने 30 पावर में, एक पैरामाउंट एकेडमी हमारे कसरात में स्कूल है जहां मेरे बच्चे जाते थे, मैंने वहां निःशुल्क कई बार यहाँ पर मैंने दोस्तों प्रैक्टिकल अप्रोच किया है, और वहां पर मैंने कई बच्चों को ये प्रोटोकॉल दिया S1230 के साथ में। स्पेशली हमने दोस्तों यहाँ पर C1 F1 Ven1 और W का प्रोटोकॉल D5 में ग्लोबल्स में, ये आपका D30 में ग्लोबल्स में पिल्स के रूप में, ये दोनों हम वहां पर कॉम्बिनेशन में देते रहे। जिन बच्चों के 60-65 आते थे वो 75 से ऊपर चले गए, जिनका 75 आते थे पहले वो 80-85 पे चले गए, जो 80-85 आते थे 95 पे चले गए, टॉपर बन गए, है ना। धीरे धीरे उनके माँ बाप ने अप्रोच किया, हमें गोल्डन चांस मिला। हर साल हम परीक्षा के 3 महीने पहले देते रहे, ठीक है। उसका बेनिफिट ये मिला, मुझे 15,000 रुपए का खर्चा आया, लेकिन मैंने 1.5 लाख रुपए अर्न किया। अर्थात जितना लगाओगे उतना पाओगे, ये इस चीज का बेनिफिट मैंने उठाया कि उन बच्चों की मेमोरी पावर मैंने फ्री में 3 महीने में बढ़ाया। नेक्स्ट टाइम तो आएगा ना अपने पास, है ना। याद रखना, उसके माँ बाप को डिफरेंट नजर आए, यार वो बच्चा को दवाई फ्री में दी गई स्कूल की तरफ से, वो कहाँ मिलती है, वो आपके पास आएगा, दूसरे केसेस भी लेकर आएगा, वो केसेस भी लेकर आएगा। ये बेनिफिट उठाते हैं हम लोग दोस्तों, ठीक है। आपको भी यही करना पड़ेगा। मैं जिस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, साइंस शिक्षा एकेडमी, ये स्पेशल दर्पण रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड एक NGO है, और इसके द्वारा इस प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं आयोजित होते हैं, और मैं यहाँ पर चैरिटी करता हूँ। मेरी जितनी भी इलेक्ट्रोमोपैथ की मेडिसिन है, इलेक्ट्रोमोपैथ के नाम के लिए, इलेक्ट्रोमोपैथ के काम के लिए, अपने प्रैक्टिकल अप्रोच को वहां पर सीखने के लिए ये चीज करना जरूरी होता है। और जब मैं वहां करता हूं तो जो बेनिफिट नजर आते हैं वो मैं आपको दे रहा हूं, है ना। ऐसे तो मैं दे नहीं पाऊंगा आपको, लेकिन वहां पर मैं दे रहा हूं दोस्तों, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, बहुत बार आदमी मैस्टरबेशन कर जाता है, ठीक है, बहुत मैस्टरबेशन किया, पेनिस टेढ़ा हो गया, ठीक है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, इंपोर्टेंट हो जाता है, यानी फीमेल सामने है लेकिन वो उसका इंटरकोर्स का प्रोबेबिलिटी जो उसको होना चाहिए इरेक्शंस, वो नहीं हो पाता, है ना। ऐसी कंडीशन में हमें 2 चीज तय करना है। पहला ये तय करना है कि प्रॉब्लम किस जगह पर है ना। अब यहाँ पर 2 चीज इंपोर्टेंस में निकल कर आता है दोस्तों, जो हम लोगों के लिए बहुत नेसेसरी है। पहली कि जब हमें किसी चीज का न्यूट्रिशन देना है तो हमें F1 RE वहां देना ही पड़ेगा, ये न्यूट्रिशन को स्टिमुलेट करेगा। अब किस जगह पे देना है ना, किस जगह पे देना है। यदि स्पर्म काउंट कम है तो याद रखना S3 C1 Ven1, ठीक है, S3 C1 Ven1 F1 RE का प्रोटोकॉल बनता है। लेकिन मैस्टरबेशन के कारण बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ गए, इवन पेनिस भी टेढ़ा हो गया है, वहां पर S3 C2 Ven1 F1 RE का प्रोटोकॉल तय करना है। एक वर्ड में C1 और C2 का चेंज है, ठीक है, याद रख लेना आप यहाँ पर S3 C1 Ven1 F1 RE या S3 C2 Ven1 F1 RE का प्रोटोकॉल यहाँ पर तय किया जाता है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये प्रोटोकॉल तय होता है, ऐसे नहीं होता है ना। ये हमारे नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने फिजियोलॉजी को कितना समझा है, आपने एनाटॉमी को कितना समझा है। ये टेबल प्रैक्टिस का विषय है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज बहुत कॉमन होती है, कई पेशेंट आएंगे, पेशेंट ये कहते हैं कि साहब मुझे स्पर्मेटोरोइया हो रहा है। अब स्पर्मेटोरोइया क्या होता है, यूरिन में जब करता है और उसके बाद उसको चिकनाई दिखाई देती है, उसको ऐसा लगता है कि वीर्य जा रहा है, ठीक है, यूरिन में वीर्य जा रहा है। प्रोटोकॉल बहुत इजी सिलेक्ट होता है। यहाँ पर ये इसलिए होता है कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होता है ना। अब क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन को दूर करना है, बहुत अच्छा है S10 ओस्लास 1 लीटर DW 1 लीटर DW 1 ड्रॉप, यानी यहां पर 1 लीटर डिस्टिल वाटर लेकर उससे भी बिस्लरी बुलवाइए 2 बॉटल, एक में S10 के 1 ड्रॉप डालिए, एक में स्लास के 1 ड्रॉप डालिए, अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए। उसको कहिए ये 5 ml सुबह शाम को खाने के बाद
सॉरी खाने के पहले S10 और लास्ट खाने के बाद 5 ml सुबह 5 ml शाम को 2 टाइम लेते रहे, ठीक है। लेकिन मेन प्रोटोकॉल आपको क्या देना है, मेन प्रोटोकॉल आपको देना है S3 C1 Win1। याद रखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है RE, ठीक है। ये एडवांस केसेस में, और जैसे ठीक होना शुरू हो जाए यहां पर G कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे ठीक होने लग जाए 2 या 3 महीने में स्पर्मेटोरिया कंप्लीट क्योर हो गया, RE हटा दीजिए, G8 कर दीजिए। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका पेशेंट 100% क्यूरिंग कैपेसिटी की तरफ चला जाएगा। 100% रिजल्ट है दोस्तों इसका। कई पेशेंट्स हमने जो हमारे सेमिनार होते थे या हम लोगों ने जो कैंप्स अटेंड करवाए हैं या कैंप्स लगाए हैं, हमारे सीनियर जूनियर मिलाकर कम से कम मैक्सिमम 25% केसेस इसी प्रकार के स्पर्म या सीमन से रिलेटेड या एंजियोस्पर्मिया से रिलेटेड या इसी प्रकार के कॉम्प्लिकेशन कंडीशन से रिलेटेड आते हैं, ठीक है। कई बार एंजियोस्पर्मिया का केस आता है तो कोई दिक्कत नहीं, S3 C3 Win1 War1 B8 कर दीजिए आप, ठीक है। इसको D4 में चला दीजिए। S3 RE को टेस्टिकल के ऊपर स्प्रेस करा दीजिए D4 में, है ना। ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, आपके हर प्रकार के एंजियोस्पर्मिया के लेवल को कवर करती है। लेकिन C3 का 1000 जो होता है ना, 10 ड्रॉप डेली, है ना, शानदार रिजल्ट देता है। जैसे एक बार स्पर्म पैदा होने लग जाए C3 के 1000 को चौथे दिन, उसके बाद में 1 महीने बाद हर 7वें दिन, उसके बाद आपको हर वीकली डेज के बाद 15 डेज एंड देन वन ओनली मंथ में एक बार आप देते रहिए। जहां स्पर्म काउंट आपका 40 से 60 मिलियन हो जाए उसके बाद आप उसको ब्रेक कर दीजिएगा, C3 को 1000 को बंद कर दीजिएगा, ठीक है। याद रखना, बहुत ही ब्रिलियंट रिजल्ट आते हैं। कई बार जब आप टेबल प्रैक्टिस करते हैं तो आपको नजर आता है कि यूरिन में बहुत पस जा रहा है ना, और इसके पीछे का कहीं ना कहीं कोई मैजिकल कारण आपको नजर आता है कि सेक्सुअल डिसीज है, गोनोरिया हो सकता है, सिफिलिस हो सकता है, कोई भी कैरेक्टर होता है। नेवर माइंड, डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों, है ना। जब भी यूरिन में पस आता है, बर्निंग होता है, मिक्चुरेशन में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आता है, याद रखिएगा जब पस में आ रहा है यूरिन में तो C17 L1 Win1 G का बहुत बड़ा रिजल्ट है। लेकिन गैंग्रीनल 4 सेकंड के साथ दे दो, चाहे जैसी भी प्रॉब्लम हो ठीक हो जाएगा। लेकिन जब S6 C6 Win1 G के साथ देते हैं ना, D6 में आप किसी भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज की कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपको देखने की जरूरत नहीं है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जितनी भी डिसीजेस होती है सब सबसाइड हो जाती है दोस्तों। मैक्सिमम केसेस में हमने इन प्रोटोकॉल्स के माध्यम से तमाम लेवल को मेंटेन किया है। याद रखिएगा, जब आपको बहुत ज्यादा बॉडी पे ट्यूमर नजर आते हैं, L1 C2 Win1 A2, ठीक है, इनको कभी नहीं भूलना दोस्तों। यहां पर G का ये ऐसा प्रोटोकॉल है जो किसी भी प्रकार के सिस्ट को 30 पोटेंसी में MMP ग्लोबल्स, है ना, L1 C2 Win1 A2 G MMP ग्लोबल्स बना लीजिएगा 30 पोटेंसी में। दो ग्लोबल्स, ओनली 2 ग्लोबल्स, एक गिलास गुनगुने पानी में डलवाइए, 10 मिनट में सिप बाय सिप पीने को कहिए। आप देखिएगा कुछ समय के बाद पेशेंट जब रिजल्ट लेकर आता है ना, उसका जितना भी रिजल्ट मिलता है आप सोच नहीं सकते दोस्तों, कहां रिजल्ट मिल जाता है ना, कहां रिजल्ट मिल जाता है। और इसी से हमने देखा, इसी प्रोटोकॉल में एक प्रोटोकॉल ऐसा निकला जो हमने ब्रेस्ट का डेवलपमेंट करते हुए देखा। तब हमने यहाँ पर C2 का प्रोटोकॉल तय किया कि C2 जो होता है 5th डायल्यूशन से लगाकर नेगेटिव में देने पर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होते देखा हमने महिला में, ठीक है। तो हमने C2 का 5th दिया, 10th दिया, 30 दिया, 100 दिया, 200 दिया, हमने देखा ब्रेस्ट डेवलप हो गया। अब जिस महिला का ब्रेस्ट बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है जब डिलीवरी के बाद, बहुत ज्यादा फैट डिपॉजिट, वहां हमने उल्टा करा, C2 को और C4 को 200 डायल्यूशन में दिया, उसके बाद में उनमें 100 में दिया, फिर 30 में दिया, रिवर्स डायरेक्शन में आए तो ब्रेस्ट का जितना एब्डोमिनल फैट था सब सबसाइड होने लग गया। यानी ये प्रूफ करता है कि जैसे बढ़ा रहा है वैसे घटा रहा है, अर्थात 200 डायल्यूशन तक एक जैसे रिजल्ट, 200 के बाद में पूरे रिजल्ट चेंज हो जाते हैं। ठीक विपरीत काम करने लगती है मेडिसिन, ये हमने सीखा दोस्तों, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखते हैं क्योंकि मैं भी आज थका हुआ हूं दोस्तों, शादी में से आया, अंदर पानी मैंने यहाँ कर पिया है और क्लासेस मैंने शुरू कर दी, ठीक है। तो आज हम यही रखते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, एक एक करके पूछिएगा।